नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत आपका। सूद सर, अब्दुल्ला ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि वो बदल चुके हैं या बदल चुके हैं, अब बदलने जो की अपनी बातें कर रहे हैं। कमाई ये के यहाँ लिए पे इन्होंने ये बयान दिया है, बयान भी हम लोगों को सुनवाएँगे। तो और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस बयान के क्या मायने हैं, क्या पीओके अब वापस आने वाला है? क्योंकि जो वहाँ के डॉक्टर अयूब मिर्जा हैं, उन्होंने भी एक बात कही है। तो पहले एक बार ये हम बयान सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे जानेंगे कि ये जो चेंज है, वो किस तरीके का चेंज है? जो अपनी जी। कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। सूद सर, अब ये जो चेंज है, अगर इसको हम पहले देखें तो पहले इनके इस तरीके से बयान आते थे कि जैसे ही किसी को मारा कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, नहीं तो ये ऐसे आते रहेंगे। अब इनका कहना है कि उन बेचारों को मारा गया, उनको शहीद कर दिया, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक कहते हैं सी चेंज या यू टर्न, इन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया। बड़ी अच्छी बात है, और यही अगर ये पहले ले लेते तो आज शायद कश्मीर के अंदर पीस होती। पहले जब भी इंसिडेंट होती थी, कहते हैं इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा, कश्मीर में शांति नहीं आएगी। अब इनका जो स्टैंड है वो चेंज हो गया इलेक्शन के बाद। देखिए, आर्टिकल 370 जब लगा था तो तब भी फारूक अब्दुल्ला ने बहुत से स्टेटमेंट दी थी, आप हटा के दिखा दो। मुफ्ती ने तो ये कह दिया था यहाँ पे तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक कोई आदमी नहीं उठेगा किसी की लाश उठाने वाला। किसकी लाश उठाने वाला आदमी नहीं मिलेगा? हमारी फौज के या मुफ्ती के रिश्तेदारों की? इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला जब इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले उन्होंने कई स्टेटमेंट दी, हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे, हम 35A को उसको भी रिवाइज कर देंगे, फिर हम जो है यहाँ पे इसको स्टेट का दर्जा मांगेंगे। जब इनसे इंजीनियर रशीद ने कहा कि आप वोट मत लेना जब तक इसको स्टेट का दर्जा न मिले, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये सी चेंज के बहुत से रीजन हैं। एक, इन्होंने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है आर्टिकल 370 हटाने का, जब पूरे वर्ल्ड को एक सबक सिखा सकती है, तो मोदी कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 370 हटाने में गवर्नमेंट ने चूक नहीं की, एक सेकंड में हटा दिया, और कहीं खून खराबा नहीं हुआ, कहीं किसी को दंगा नहीं हुआ, वहां पे पीस आ गई। और जो पिछला इलेक्शन हुआ कश्मीर के अंदर, पीसफुल हुआ, लोग दूसरे जो स्टेट है उसी के तरीके से वहां जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, कोई मिलिटेंट का किसी को डर नहीं था। अब आज फारूक अब्दुल्ला जो मिलिटेंट की बात करते थे, मिलिटेंट को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो भी चेंज हो गए। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया कि हमको यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है, प्रोग्रेस देखनी है, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो चीजें हैं आप स्टेट की बात करते हैं, वो तो बात की बात है, वो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम क्यों कमिटमेंट करें। तो इनका जो सी चेंज है बहुत अच्छी बात है। अगर यही पहले पीस की बात करते और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हिंदू यहाँ से भाग गए थे, टाइम आ गया वापस आ जाए, तो इससे लगता है जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आर्टिकल 370 हट गया तो हिंदू तो वापस नहीं आ रहे, अब आप टूरिस्ट भी जा रहे हैं, हिंदू वापस भी जाएंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर के अंदर बीजेपी को सीटें नहीं मिली, 2% वोट मिली, कोई बात नहीं। एक चीज ये भी है कि ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को वापस आ जाना चाहिए, कहीं इनका प्लान तो नहीं है कि हिंदू वापस आ जाएं और फिर बहुत बड़े तौर पे उनको मारा जाए? देखिए, ऐसा है, ये सारी की सारी बातें कर रहे थे जो मिलिटेंट से डर के या पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव था। अब झुकाव खत्म हो गया, कोई ऐसा तो नहीं हमारी फोर्सेस वहां से हट गई हैं। एक आध इंसिडेंट हो जाती है, वो भी बंद हो जाएंगी, बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए हैं। इन्होंने देख लिया कि वहां पे गवर्नमेंट तो इनकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल का हाल देख लिया, जो दिल्ली से पंगा लेता था, 6 महीने जेल में रहा, सिद्ध 2 साल जेल में रहा,
मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर जेल के अंदर रहा क्योंकि करप्शन करते थे, सब कुछ करते थे। अब इनको पता कि अपनी गवर्नमेंट चलानी है तो हमें सेंटर से मिलकर बात करनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, तो इनको, क्योंकि मेन पावर यहाँ पे एलजी के पास है, पुलिस उसके पास है, आर्मी उसके कंट्रोल में, और पहली वाली सिचुएशन नहीं है कि जो भी कर लेंगे छुप के निकल जाएंगे। अब इनको पता कि यहाँ पे मोदी का डंडा चलेगा, शाह का डंडा चलेगा, योगी का डंडा चलेगा। तो ये अब चाहते हैं सुलह से एक तरीके से पीसफुल तरीके से अपनी स्टेट को रन करना चाहते हैं। कोई इशू नहीं है, चलाइए, बड़ी अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं। जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की हो, अगर आप देश से मिलकर बात करते तो कोई बात नहीं। इन्होंने ये भी देख लिया कि राहुल गांधी ने बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन करके देख लिया। जिस तरीके से पिछले इलेक्शन हुए हरियाणा के अंदर, एक सबक था सबके लिए, राहुल गांधी के लिए भी। आप दूसरी तरफ आप एक बात देखिए कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसकी स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई, स्पेशली कनाडा के ऊपर, कि जी कनाडा के जो है, कनाडा को क्रिटिसाइज किया और इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपोजिशन किसी भी इशू के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन देश को क्रिटिसाइज ना करे। तो अब फारूक अब्दुल्ला का जो एटीट्यूड है, ये इसलिए देख के है कि इनको पता है कि अगर ये गवर्नमेंट उसी तरीके से चलाएंगे जैसे पहले चलाते थे तो इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि करप्शन के चार्जेस तो इनके ऊपर भी हैं। 20 लाख एकड़ की जमीन पे कब्जा किया हुआ था जब फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती का यहाँ पे रूल था बिजली एक्ट के अंदर, ये भी इनको पता है। और अगर इनको स्टेट की डेवलपमेंट करनी है तो सेंटर से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनको क्वेश्चन पूछेंगे, इनके लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपने किया, क्या सड़कें बना दी, क्या यहाँ पे जॉब क्रिएट कर दी है। क्योंकि कश्मीर के अंदर 2 एम्स बन चुके हैं, सड़कें बन रही है, बिजली के खंभे लग गए, रिमोट एरियाज में बिजली जा रही है, टनल्स बन रही है। गांदरबल जहाँ पे मिलिटेंट ने अटैक किया वहां पे भी तो एक टनल बन रही थी उस कनेक्ट करने के लिए लेह को, ताकि साल में 365 दिन वहां पे कनेक्शन हो सके लेह लद्दाख के साथ। और यहाँ पे इन्होंने ये भी देख लिया कि अब सेंटर के बगैर या मोदी के बगैर गवर्नमेंट पे रूल नहीं कर सकेंगे, चला नहीं सकेंगे, लेकिन सेंटर की दरद तो इनके बनी रहेगी, क्योंकि धोखा कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अब धोखे के लिए इनके पास पावर नहीं है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे इनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, इनकी मर्जी के बगैर भी यहाँ पे काम होगा। देखिए, जब से आर्टिकल 370 है तो हर एक साल यहाँ पे 40,000 करोड़ के आसपास सेंटर पैसा खर्च करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। पहली बार वहां पे रेलवे लाइन बन रही है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करेगी। पहली बार कश्मीर के लोग रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर टूरिज्म पे जा रहे हैं। कश्मीर से बहुत से लोग टूरिज्म पे जाते हैं गोवा में, जबकि इंडिया के दूसरे पार्ट से लोग इस टाइम पे टूरिज्म पे कश्मीर जा रहे हैं। जो यहाँ पे सेब उगते थे, सेब पे किसका कंट्रोल था? जो सेपरेटिस्ट थे उनका कंट्रोल था। तो आज ये डायरेक्ट सेब बेच रहे हैं, इनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो कश्मीर प्रोग्रेस हो रहा है। बीजेपी को सपोर्ट करे ना करे, नेशन को तो सपोर्ट करें। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, ये एक सी चेंज है। और दूसरी बात है कि इनको यहाँ पे 42 सीटें मिली, 6 सीटें मिली कांग्रेस को, और इनका कांग्रेस का अलायंस भी था, लेकिन कांग्रेस के किसी मिनिस्टर को इतने अपनी गवर्नमेंट में जगह नहीं दी। एक कहा कि अगर आपको चाहिए तो आपको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जम्मू के रीजन से कांग्रेस को बहुत सी सीटें दी और ये उम्मीद थी कि कांग्रेस यहाँ पे हिंदू कैंडिडेट्स को लेके आएगी। कांग्रेस का एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता, और कश्मीर के अंदर कांग्रेस का वहां भी सफाया था, जम्मू के अंदर भी वहां सफाया था। बीजेपी को 29 सीटें मिली, मुफ्ती को 3 मिली, 7 इंडिपेंडेंट है और 3 एक अलग अलग पार्टी को, एक कम्युनिस्ट है, एक आम आदमी पार्टी का और एक और है। 7 में 5 नॉमिनेटेड है। तो अगर इनकी 42 सीटें हैं 90 में से, मेजोरिटी तो नहीं है, अगर कांग्रेस से कुछ इनको सपोर्ट कर देते हैं कोई बात नहीं, फिर भी वो कभी भी डिफेक्ट कर सकते हैं। और एक और लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 24 सीटें हैं पीओके की, उसका क्या है? अब जो 24 सीटें हैं पीओके की वो खाली रखी हुई है, लेकिन वो सीटें जो हैं वो तो यहाँ पे नहीं है ना, वो तो उस तरफ है जो उन्होंने कब्जाया हुआ है, उनको इंक्लूड करने के लिए बात करते हैं लोग। नहीं देखो, वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि यही बात जो है आपके डॉक्टर अयूब मिर्जा जो पीओके के हैं और लंदन के अंदर रहते हैं, उन्होंने बात की है कि आप यहाँ के लोगों को इंक्लूड करिए, क्योंकि ये एक बड़े एक्टिविस्ट हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो जरूर इनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर हम पीओके के लोगों को ले लेंगे तो पाकिस्तान पासपोर्ट है उनके पास, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत से हिंदू और सिख वो जम्मू का रीजन जो इस टाइम पे पीओके का पार्ट है वहां से आए थे, तो उनको जगह दे देनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर अयूब मिर्जा जैसे लोग हैं जो लंदन में बैठे हैं, इनको यहाँ पे एक स्टेटस देना चाहिए रिफ्यूजी का, और इसके बाद इनको यहाँ पे वीजा पासपोर्ट दे दें, इंडियन पासपोर्ट दे दें, क्योंकि ये भी इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। अगर इंडिया ये कर पाए और इनको यहाँ पे मेंबर बना दे पीओके की असेंबली का,
तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। और धीरे धीरे बहुत से लोग जो पीओके से भागना चाहते हैं वो आए, उनको जगह दे दी जाए इंडिया के अंदर, इनको इंडियन नेशनलिटी दे दी जाए। इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़े बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, हमने पहले भी लिए। जब आर्टिकल 370 हटा सकते हैं तो इनको क्यों नहीं बुला सकते इंडिया के अंदर, क्यों नहीं हम इनको अपने नेशनलिटी दे सकते इंडिया की, इसको देना चाहिए। अगर आपको लॉ अमेंड करना है तो वो भी करिए, लेकिन अगर ऐसे लोग कश्मीर के अंदर की पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इनसे कोई पूछे कि आप मुसलमान है कि हिंदू हैं, ये कहते हैं आप इसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, मुसलमान हिंदू क्या होता है, मैं इंडियन हूं और मेरे को इंडियन नेशनलिटी चाहिए। तो अगर इनको कश्मीर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो ऐसे लोगों को इंडिया के अंदर बुलाएं और उनको इंडियन नेशनलिटी भी दें और साथ में उनको इंडिया के मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत सी खबरें देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इनकी पूरी लॉयल्टी है देश के साथ, इंडिया के साथ, क्योंकि कहते हैं मैं तो इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। और लेकिन पीओके में रहता था वो बात अलग है, वो पीओके का जो एरिया है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ और वहां पे बहुत से लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं इंडिया की हालत, कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे कश्मीर के लोगों के अंदर प्रोग्रेस चल रही है, कैसे वहां पे डेवलपमेंट चल रही है, उससे हैरान है। और जहां तक पीओके की बात करो वहां तो एक पैसा नहीं खर्च किया जाता पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि वहां के जितने भी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, उनको लूट के ले जाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट। इसलिए पीओके के लोग इस टाइम पे भूखे मर रहे हैं, कोई जॉब ना कुछ, और चाइनीज यहाँ पे डैम्स बना रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी इनके घरों पे कंट्रोल कर रही है, कब्जा कर रही है। तो ये लोग आज दिल से इंडिया से मिलना चाह रहे हैं, मिलाना चाहिए इनको, क्यों ना मिलाए। और अगर पीओके इंडिया से मिल जाता है तो हमारे पास पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ये मिला के 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के अंदर मिल जाएगा। और ये एरिया अंदर इंडिया के अंदर मिल गया तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो रिच है मिनरल्स में। साथ में जो पाकिस्तान की सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पास करती है पीओके से और गिलगित बाल्टिस्तान से। और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे कुछ हिंदू टाइप के लोग रहते हैं, मतलब हिंदू नहीं कहते, ट्राइबल लोग हैं और सारे हिंदू के रिलीजन सिस्टम को मानते हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर पीओके इंडिया से मिल जाता है तो एक तो जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर होती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सारे इनके जो कैंप्स हैं वो लगे हैं पीओके के अंदर। और दूसरी बात है कि हमारे पास 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ जाएगा। तीसरी बात है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उससे फायदा होगा। और ज्यादातर जो रिवर्स है वो आती है पीओके से, वो पानी पाकिस्तान के अंदर जाना बंद हो जाएगा। फिर जो पाकिस्तान चाइना का कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा, सीपीसी डूब जाएगी, जिससे चाइना पाकिस्तान दोनों को नुकसान होगा। अगर गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से और पीओके इंडिया से मिलता है तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से। और जो चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साइज इनका कब्जे में किया, उसको चाइना संभाल नहीं पाएगा और हम डायरेक्ट कनेक्शन कर पाएंगे अफगानिस्तान से। इससे एक और हमें क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि तापी एक पाइपलाइन बनने की बात चल रही है, गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन पाकिस्तान बीच में रोड़ा बना हुआ है। और तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। तो ये जो पाइपलाइन है बन जाएगी TAI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और हमको वहां से सस्ता पेट्रोल और गैस मिलेगी और हमारी इकोनॉमी जो प्रोसेस करेगी। जितनी भी रशियन रिपब्लिक हैं रिच हैं मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, ऑयल और गैस में, जिनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, चाइना की एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगी। और हमें किसी भी तरीके से डर नहीं है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगेगा और अफगानिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी हमारा हक बन जाएगा, वो हम इजीली ले पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ले नहीं पा रहा, चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जो अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं, यानी कि हम पीओके के 24 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इंडिया एक तरीके से बहुत जल्दी पीओके पे कब्जा कर पाएगा या पीओके इंडिया से मर्ज हो जाएगा। यानी कि इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोगों को ये इशू है कि यहाँ पे तो मुस्लिम है, मुस्लिम भी हैं, शिया भी हैं, लेकिन पीओके के लोगों ने तो भुगत लिया पाकिस्तान को इतने सालों से, तो उनकी लॉयल्टी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, उनकी लॉयल्टी होगी हमारे देश के साथ यानी इंडिया के साथ। और वो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। पीओके के अंदर कुछ टेम्पल्स हैं या बॉर्डर पे कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, जिसको पीओके के लोग मेंटेन करते हैं और वो उम्मीद लगा के बैठे इंडिया से। और वैसे भी हमारे होम मिनिस्टर ने भी कई बार कह दिया कि जी पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया और हम इसको लेके रखेंगे। इसी तरीके से राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दे दी। तो टाइम आ चुका है कि एक तो JNK के अंदर पीस है, दूसरी वहां पे फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, तो तीसरा जो हमें स्टेप लेना चाहिए वो लेना चाहिए डॉक्टर अयूब मिर्जा जैसे लोगों को यहाँ पे बुला करके इंडियन सिटीजनशिप दे और इसके बाद इन जैसे लोगों को नॉमिनेट करें कश्मीर असेंबली के अंदर। और
ये पार्ट बने इंडिया का, तो अगर ये इंडिया का पार्ट बनेंगे तो पीओके भी इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। तो एक ये पूरे तरीके से प्लान से काम करना चाहिए इंडिया की बेनिफिट के लिए, और पाकिस्तान के हाथ से एक बार भी पीओके निकल गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, हमें कोई आर्मी का एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। राइट। तो मतलब कुल मिला के जो ये दिल जो इनका चेंज हुआ है वो उसके पीछे के कई कारण हैं, और बेहतर यही होगा कि जो वहां की जनता है उनके लिए काम करें। आई थिंक इससे वो अगले 20-30 साल तक आराम से राज कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि अब वो क्या कर रहे हैं। जो पहले मिलिटेंसी का डर था वो वहां पे खत्म हो गया। अब इनको उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करना पड़ेगा, और प्रोग्रेस के लिए काम तभी करेंगे जब वहां पर शांति बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।